एक पति की कहानी उनकी ही जुबानी सुनते हैं। यहाँ पर कहानी बहुत अच्छी है और इस तरह की समस्याएं लगभग हर परिवार में देखने को मिलती हैं। तो कैसे इनका समाधान करना चाहिए, कहानी को पूरा आप सभी ज़रूर सुने। कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं कहानी। शादी की उम्र हो रही थी और मेरे लिए लड़कियां देखी जा रही थी। मैं मन ही मन में काफ़ी खुश था कि चलो कोई तो ऐसा होगा जिसे मैं अपना हमसफ़र बोलूँगा, जिसके साथ जब मन करे प्यार करूँगा। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, घर में बूढ़ी माँ और पापा थे और इतनी कमाई थी कि अपने पत्नी का खर्च उठा सकूं। ये सारी बातें सोच सोच कर खुश होता था। माँ की उम्र भी हो गई थी तो एक पॉइंट ये भी लोगों को बताता कि मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं, ये तो माँ हैं जिनकी उम्र निकल रही है, उनके लिए शादी करनी है। तो भी लोग मेरी बात मानते, लेकिन मन ही मन में तो मैं भी चाहता था कि मेरी शादी हो जाए। मेरी शादी दिव्या से फिक्स हो गई। मैंने दिव्या को बोला कि हम आगे जाकर बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, बस तुम्हें मेरे माँ बाप का ध्यान रखना होगा। दिव्या ने तुरंत बोला, आपके माँ बाप भी मेरे माँ बाप हो जाएंगे शादी के बाद। दिव्या की अच्छी बातों से मुझे दिन रात और ज़्यादा प्रेम होने लगा था। कभी परिवार संभालने की बातें, कभी शरारत भरी रोमांटिक बातें सुनकर मैं बहुत खुश था, मानो एक परफेक्ट ज़िंदगी मुझे मिल गई हो। शादी के बाद हम दोनों घूमने गए, सब कुछ बहुत अच्छा था। ना जाने क्यों इस पल हम दोनों को ऐसा लगता था कि बस हम एक दूसरे से लिपटे रहें। अब जिनकी शादी हुई होगी वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। घूमने के बाद जब घर आया तो ज़्यादातर समय ऑफिस के लिए ही होता था। छुट्टी में जब कभी मम्मी पापा बाहर जाते तो दिव्या मैडम मूड में रहती थी। कब क्या कहाँ कैसे हो जाता था पता नहीं चलता था। मुझे अब लगने लगा था कि एक ऐसी पत्नी मिली है जो घर की ज़रूरतों को समझती है, साथ में मेरी शारीरिक ज़रूरतों का भी ध्यान रखती है, संबंध बनाने के लिए खुद ही पहल करती है और यदि कभी मैं कर दूं तो मना नहीं करती बल्कि पूरा साथ देती है। अब ज़िंदगी में इससे अच्छा क्या होगा। फालतू में मेरे दोस्त बोलते थे कि शादी मत करो, लाइफ खराब हो जाती है। हमारी शादी को 2 महीने हुए थे। दिव्या ने बोला, अजी मुझे साड़ी में दिक्कत होती है, तो क्या मैं घर पर सूट पहन सकती हूँ? मैंने तुरंत बोला, हाँ क्यों नहीं, पहन सकती हो, चलो अभी दिलाता हूँ। हम दोनों बाजार से घर आए। मम्मी ने उसके हाथ में सूट देखा, कुछ बोली नहीं। अगली सुबह जब वह नहाकर सूट पहनकर निकली तो मम्मी ने बोला, तुमने सूट क्यों पहन लिया? हमारे यहाँ शादी के 6 महीने तक नई बहू को सिर्फ साड़ी पहननी होती है। रोज कोई न कोई देखने आता है, सबके सामने सूट पहनकर जाओगी, अच्छा नहीं लगेगा। और बार बार दिन भर कपड़ा बदलो, ये भी अच्छा नहीं है। इस पर दिव्या ने माँ को सॉरी बोला और बोली, मैंने तो इनसे पूछ कर ही लिया था। तभी माँ बोलती है, ये कौन होता है ये सब डिसाइड करने वाला? अभी मैं हूँ तो मैं करूँगी, जब मैं मर जाऊँ तो जैसे मन वैसे रहना। इसे सुनने के बाद आज मुझे पहली बार में अपनी औकात का पता चला। मासूमियत से दिव्या मेरी तरफ देख रही थी। शायद ये बताना चाहती थी कि मेरी वजह से उसे डांट पड़ गई। पत्नी प्रेम में लिप्त होकर मैंने माँ से बोल दिया, अरे मम्मी उसकी गलती नहीं है,
मुझसे पूछी थी वो। माँ ने तुरंत बोला, 2 महीने हुआ नहीं और आ गए पत्नी का पक्ष लेने। इस घर में मालिक मैं हूँ या तुम हो? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को देखे और अंदर चले गए। इस बात से दिव्या डर गई थी और अब वह हर काम माँ से पूछकर करने लगी। लेकिन माँ के लिए ये भी एक आफत था। अब उनका कहना था कि तुम 28 साल की हो, तुम्हें खुद बुद्धि होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। हर चीज़ के लिए मेरे पास मत आया करो। लेकिन अब इस बार दिव्या भी चिढ़ गई, पर माँ कुछ बोली नहीं। जब मैं ऑफिस से आया तो अंदर आते ही माँ बोलने लगी, तुम्हारी धर्म पत्नी को बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। मैंने माँ को समझाया कि जाने दो, सीख जाएगी, थोड़ा समय दो उसे। इस पर माँ ने मुझसे मुंह फुला लिया और उदास रोते मन से कहा, तुम बदल गए हो। और पीछे से धीरे धीरे मेरे पिताजी देखते हुए हंस रहे थे, मानो ऐसा जता रहे हों कि कैसे उन्होंने पहले ही भविष्य देखा हुआ था। इसके बाद कमरे में गया तो वहाँ दिव्या का मुंह खुला हुआ था। कमरे में घुसते ही उसने मुझसे बोला, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, माँ कभी खुश नहीं होती। हर चीज़ की एक सीमा होती है और यह सारी बातें सीमा से भी ऊपर है। मैंने उसे पकड़ा और बोला, घबराओ मत, थोड़ा समय लगेगा माँ को संभालने में, क्योंकि तुम्हारे अलावा उनका कोई और नहीं है। वह तुम्हें अपना मानती हैं, इसलिए तुमसे ऐसी बातें करती हैं। चलो चल के नीचे खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा बोलकर हम नीचे आते हैं और मैं मन में ही सोचता हूँ, दिव्या को तो मैं धीरे से किसी भी तरह से मना लूँगा। एक रात की बात है, एक बार जहाँ लिपट के सोया, सब कुछ सुबह ठीक हो जाएगा। माँ के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। नीचे खाना खाने के बाद मैं और दिव्या अपने कमरे में आ जाते हैं। दिव्या अभी भी थोड़ी नाराज़ लग रही थी। मैंने उसे बोला, क्यों मन की बात का इतना बुरा मानती हो? उसने तुरंत मुझसे बोला, मेरी कोई गलती भी नहीं होती और हर चीज़ के लिए मुझे दोषी ठहरा दिया जाता है। मैं कुछ अच्छा भी करने जाती हूँ तो उसमें भी मेरी बुराई निकल जाती है। मैंने उसे ज़ोर से गले लगाया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अब बारी थी कुछ करने की, लेकिन उसने मुझे अपने से दूर कर दिया और बोली, मेरा मन नहीं है। अब जो मुझे लगता था कि एक रात लिपट के सोने से अगली सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह बातें झूठी समझ आने लगी। धीरे धीरे हर छोटी छोटी चीज़ पर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे। माँ को दिव्या की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती और दिव्या को माँ की बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद आती। दिव्या का कहना था कि घर उसका भी है और हर छोटी चीज़ के लिए परमिशन लेना उसे ठीक नहीं लगता। उधर माँ का कहना था कि इस गृहस्थी को मैंने बसाया है और तुम्हें हैंड ओवर किया है, इसलिए अभी भी इसकी मालकिन मैं ही हूँ। तुम्हें जो भी पूछना है मुझसे पूछ कर करो। दोनों अपनी बात पर बिल्कुल सही थी। एक तरफ दिव्या जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी थी, दूसरी तरफ मेरी माँ जिन्होंने इस गृहस्थी को संभाला था, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन इन दोनों की लड़ाई का असर सीधा सीधा मेरे ऊपर दिख रहा था और मैं पिसता जा रहा था। धीरे धीरे बात कहीं ज़्यादा बढ़ने लगी
और घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। अब मुझे भी लगने लगा था कि जो मेरे दोस्त बोलते थे कि शादी करने से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, बल्कि लाइफ में टेंशन आता है, वह ऐसा क्यों बोलते थे, अब समझ में आ रहा था। इसी तरह एक दिन अत्यधिक बात बढ़ने पर मैं रात को दोनों लोगों के कमरे में गया। सबसे पहले मैं माँ के कमरे में गया और माँ को समझाया, देखो माँ, तुम दोनों के झगड़े की वजह से मेरा करियर खराब हो रहा है और मैं ठीक से रह नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और ना मैं दिव्या को छोड़ सकता हूँ, तो इसलिए थोड़ी नरम हो जाओ। जो चीज़ जैसे चल रही है चलने दो। इस बार मैं थोड़ा कठोर था। माँ से तुरंत बोलने के बाद मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया और यही बात उससे भी कही। देखो, माँ की उम्र हो चुकी है। यदि तुम यह सोच रही हो कि माँ अपने आप को बदल सकती हैं, तो यह होना मुमकिन नहीं है। बदलना तुम्हें खुद को होगा, जिसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैं ना तुम्हें छोड़ सकता हूँ क्योंकि तुम मेरा भविष्य हो, और ना मैं अपनी माँ को छोड़ सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया है। तो कोई बीच का रास्ता निकालो और घर में शांति से रहो। यह बात होने के कुछ दिन बाद तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें फिर से बिगड़ने लगी। जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घर में घुसते ही माँ दिव्या की बुराई करती और अपने कमरे में घुसते ही दिव्या माँ की बुराई करती। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किस जंजाल में फंस गया हूँ। दिव्या का पक्ष लेता तो माँ बुरा मान जाती, माँ का पक्ष लेता तो दिव्या बुरा मान जाती, और ये दोनों वही औरतें थीं जिनसे इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। एक समय में स्थिति ऐसी आ गई कि मुझे घर पर आने का मन नहीं करता। काम हो गया। मुझे लगता है जितना ज़्यादा समय घर से बाहर रहूँ उतना अच्छा है, क्योंकि 2 बार समझाने के बाद भी मेरी माँ और मेरी पत्नी के बीच विवाद नहीं सुलझ रहा था। इसी दौरान मैं अपने पापा के साथ उनके पेंशन के काम के लिए ऑफिस जाता हूँ और मेरे पापा मुझसे पूछते हैं कि इतना परेशान क्यों रहते हो। मैंने उन्हें बताया कि पापा यह दिक्कत है, तो पापा ने बोला, यह तो दुनिया की रीति है, हर मर्द को इससे गुजरना पड़ता है। आज तुम परेशान हो, लेकिन यह चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, तो तुम्हें इसी के साथ जीने की आदत डालनी होगी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं भी यह चीज़ झेला हूँ। जब तुम्हारे दादाजी की शादी हुई थी तो उन्होंने भी झेला है। तुम्हारे नाना की शादी हुई थी तो उन्होंने भी झेली है। तो अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ जिससे हो सकता है कि चीज़ें काफ़ी हद तक सुधर जाएं। पापा ने मुझे एक तरीका बताया। मैं घर आता हूँ, चीज़ें ठीक चलती हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बार मैंने दोनों को आमने सामने बैठकर बोला, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से बात की थी, पर उसका कोई भी मतलब निकल कर नहीं आ रहा है। यदि आज के बाद फिर घर में कभी झगड़ा होता है तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं कहीं बाहर रहूंगा और हर महीने की सैलरी आधी माँ को और आधी दिव्या को दे दिया करूंगा। इस बात का दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हफ्ता बीतता है और घर में फिर झगड़ा होता है। इस बार समय था एक्शन लेने का। मैं झगड़ा होते हुए देखता हूँ, पर इस बार कुछ भी नहीं बोलता। मैं ऑफिस जाता हूँ और इस बार देर रात तक ऑफिस में ही रुकता हूँ।
जब दिव्या मुझे फ़ोन करती है कि आप कहाँ हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। कुछ देर बाद माँ का फ़ोन आता है और माँ भी मुझसे यही पूछती है कि तुम कहाँ हो, इतना देर क्यों हो रहा है। मैंने माँ को भी बोल दिया कि मैं कहाँ हूँ मुझे भी नहीं पता। इस दौरान मैंने अपने एक अविवाहित दोस्त के घर पर रुका हुआ था, जिसके बारे में मेरे घर में किसी को नहीं पता था। सिर्फ मेरे पिता जानते थे। जब दिव्या का फ़ोन आता है या माँ का फ़ोन आता है तो मैं उनसे नॉर्मली बात करता हूँ और उन्हें यह बोल देता हूँ कि कई बार मैंने उन लोगों को समझाया है कि घर में लड़ाई झगड़ा मत करो, जिससे घर की शांति भंग होती है। इस वजह से मैं अब घर छोड़कर बाहर आ गया हूँ और मैं हमेशा के लिए बाहर हूँ। यह सुनने के बाद मेरी माँ घबरा गई। दिव्या घबरा गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया, और दोनों मुझे फ़ोन करके समय समय पर यह एहसास दिलाते कि दोबारा उनसे यह गलती कभी नहीं होगी। मुझे जल्दी से जल्दी घर आ जाना चाहिए। माँ ने तो यह तक बोल दिया कि तू क्या चाहता है, मैं बिना पोते का मुंह देखे मर जाऊं। और दिव्या फ़ोन करके मुझे यह बोलती कि आपकी माँ आपके लिए बहुत परेशान है, मेरे लिए ना सही कम से कम उनके लिए तो वापस आ जाइए। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि दोनों लोग मेरे चक्कर में एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। बस फ़र्क इतना था कि दिव्या खुल करके मुझे बोल रही थी, पर माँ इशारों में बोल रही थी। एक हफ्ते बाद मैं घर आता हूँ और घर जाकर सबसे पहले देखता हूँ और पिताजी से मिलता हूँ। पापा मुझे बताते हैं कि एक हफ्ते से घर में काफ़ी शांति है और उम्मीद है आगे भी ऐसा झगड़ा नहीं होगा। और यकीन मानिए उस दिन के बाद से ऐसा झगड़ा दोबारा कभी नहीं हुआ। मेरी माँ मेरी पत्नी के साथ अच्छे से रहती है और मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ अच्छे से रहती है। आज दिव्या के साथ मुझे पूरे 5 साल हो चुके हैं और हमारा एक बेटा भी है। लेकिन आज हमारे घर में गृह कलह नाम की चीज़ नहीं है और इसका पूरा श्रेय मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन जब हम पेंशन का काम करने कचहरी गए थे तो उन्होंने ही मुझे यह आइडिया दिया था कि तुम एक हफ्ते के लिए घर से बाहर भाग जाओ और बोल देना कि अब तुम दोबारा लौट के कभी नहीं आओगे। मुझे पता है मेरा यह कदम काफ़ी ज़्यादा हास्यास्पद और कुछ लोगों को बेकार लगे, पर यकीन मानिए इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर मैं आज यह कदम न उठाया होता तो शायद हर घर की तरह मेरे घर में भी रोज़ लड़ाई झगड़ा होता रहता। भारत में शादी सिर्फ लड़के और लड़की की नहीं होती, बल्कि लड़की और लड़के की फैमिली की भी होती है। शादी के बाद सिर्फ पत्नी के साथ जी भर के रोमांस करने से खुशी नहीं प्राप्त होती। असली खुशी तब मिलती है जब आपका परिवार भी खुश हो। परिवार को खुश करने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़की की नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की होती है। इसमें आप, मैं, आपके माँ बाप और लड़की सभी शामिल होते हैं। तो ये स्टोरी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिएगा अपने परिचित दोस्तों में। और अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आप सभी को इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहें। और जो भी पहले की स्टोरीज कहानियाँ हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हैं आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर देखें। धन्यवाद।